पढ़ना क्या है, भारत के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले प्रतीक चिन्ह में पहला प्रतीक चिन्ह पढ़ना है राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछेगा, सबसे पहले याद रखना है 3:2। 3 पट्टियां हैं, 3 पट्टियों में पहली जो ऊपर वाली पट्टी है, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान में नहीं रहता है। जैसे पूछ लेना मध्य पट्टी कौन सी है तो बहुत याद रहता है, लेकिन ऊपर और नीचे वाली पट्टी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब याद कैसे करना, देखो पहली पट्टी जो ऊपर वाली वो कौन सी है? केसरिया। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। नीचे वाली जो पट्टी वो कौन सी? बीच वाली पट्टी सफेद, किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का। निचली जो पट्टी है वो हरी है, उर्वरता और समृद्धि। उर्वरता का मतलब क्या होता है? हरियाली, मतलब उपज, उपजाऊ जो जमीन होती है उसी को क्या कहते हैं? उर्वर। ठीक, तो जो नीचे वाली पट्टी होगी वो हमेशा कैसी होगी? हरी। नीचे जमीन कैसी है? हरी। तो उसे जमीन से जोड़ के याद रखो कि नीचे वाली पट्टी कैसी है? हरी है। ऊपर वाली याद रखना, बलिदान हमेशा कैसा होता है? उच्च होता है। तो सबसे पहले क्या है? बलिदान, केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे हरी। हरी किसकी है? उर्वरता व शांति की। मध्य में एक अशोक चक्र है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। इसमें 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां किसका प्रतीक है? निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी की। ये हमें इस बात को अलर्ट करता है कि आपको 24 घंटे क्या रहना है? एक्टिव रहना है। इस बात का द्योतक है, कह सकते हैं इस बात का, ये बात की जानकारी देता है, प्रतीक है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय चिन्ह। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ। कहां स्थित है? बनारस में। नमस्ते। बहुत मुस्कुरा रहे हो रोहित, क्या बात? क्या हुआ? मतलब तुम्हारा नाम जा रहा है इस वजह से। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ। कहां स्थित है? सारनाथ। सारनाथ मतलब बनारस में। ठीक, अब इसमें पूछेगा टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक, ये 4 जानवर कौन कौन से? तो एक तो शेर, हाथी, बैल और घोड़ा। तो ध्यान रखना जानवरों की संख्या कितनी है राष्ट्रीय चिन्ह में? 4 है नीचे। ठीक, जानवरों में नीचे अगर आपसे पूछेगा जो जानवर बने हुए हैं उनके बीच में चक्र है इस तरह से, और चक्र के दाईं ओर कौन सा जानवर है? ये कौन सा ओर होगा? दाईं ओर। और दाईं ओर क्या होगा? बैल। और जो बाईं ओर है चक्र का वो क्या है? घोड़ा। बाईं ओर क्या है? घोड़ा है। इसके नीचे, चक्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। पहले तो ये पूछेगा सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो किस लिपि में है? कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल देता है। जब आपको पता है कि हिंदी में है तो कौन सी लिपि में होगा? देवनागरी में। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदी है तो देवनागरी लिपि में होगा, जैसे कहीं इंग्लिश में भी लिखा मिल जाता है आपको। जैसे मूवी है सत्यमेव जयते करके, है मूवी, शायद है, ऐसा हमें लग रहा है। तो उसमें उसका नाम कहीं इंग्लिश में भी तो लिखा होगा। तो ये जो देखो, एक तो ये होता है भाषा में आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है भाषा, एक होता है भाषा के लिखने की लिपि। हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की जो मानक लिपि है वो आपने पढ़ी क्या है? देवनागरी। लेकिन हिंदी भाषा को दूसरी लिपि में तो लिख सकते हैं। क्यों दीपक, कभी मैसेज किया है व्हाट्सएप पर? तो किस भाषा में लिखते हो? जो टाइपिंग ज्यादातर करते हो वो कौन सी भाषा में करते हो? इंग्लिश में? गलत बोल रहे हो, हिंदी में करते हो। लिपि इंग्लिश होती है, उसकी लिपि जो होती है वो रोमन होती है। जैसे आप लिखोगे क्या कर रहे हो, ऐसे लिखते हो क्या कर रहे हो। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है ये कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी के, लेकिन लिपि कौन सी इसकी? रोमन। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। सत्यमेव जयते जो वाक्य है इसका अर्थ क्या है? सत्य की जीत या सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब यह है सत्य की विजय होती है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आप उपनिषद पढ़ेंगे, तो कहां से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आपको किसके बारे में ध्यान रखना है? राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक, अपनाया कब गया था ये भी पूछ लेगा। 26 जनवरी
1950, 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसे अपनाया गया था। ये ज्यादातर आपको सरकारी जो भी होते विभाग वगैरह उनका चिन्ह के रूप में यही मिलेगा। ठीक, अब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दीपक? संविधान लागू हुआ था। अगर पूछा जाए संविधान अपनाया कब गया था तो जगवेंद्र, कब अपनाया गया था संविधान? 1947 में संविधान बन गया था। पिंटू देखो पीछे बताते, अगर पूछे संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949, इसी दिन तो संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो जब बनकर तैयार हो गया संविधान किसने बनाया था? भारत की संविधान सभा ने। तो जब तक संविधान सभा इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगी रूप किशोर, तब तक ये संविधान भारत में कैसे लागू हो सकता है? तो पहले जिसने इस संविधान को बनाया वो तो स्वीकार कर ले या अपना ले। तो इसके दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो संविधान पूछेगा आपसे अपनाया कब गया, और दूसरा पूछेगा अंगीकृत कब किया गया। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो जब पूछा जाए संविधान अपनाया कब गया, अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। कितने अनुच्छेद लागू हो गए? 16 अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे संविधान के। ठीक, तो दो तरह से क्वेश्चन यहां से बनेगा। एक तो ये कि संविधान अपनाया कब गया या संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949। या आपसे इसी क्वेश्चन के बारे में ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया। तो जब भी आंशिक रूप की बात आएगी तब आप कितना बताएंगे? 26 नवंबर 1949। और अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, डायरेक्ट पूछे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950। जब इस संविधान सभा ने अपना लिया तो भारतीय संविधान को पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो राष्ट्रीय चिन्ह भी कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950। कुल बैठकें कितनी हुई थी? 12 बैठकों में कुल मिलाकर 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर क्या हुई थी? बहस हुई थी। ठीक, अगला आपका है राष्ट्रीय गान। देखो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान एक ही बात है। तो कहीं राष्ट्रीय गान लिखा मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा राष्ट्रगान। ठीक, राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान है। किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सबको पता होता है बचपन से ही। लेकिन ये पूछेगा कि जो जनगण मन है ये पहली बार कब गाया गया था? तो प्रथम बार गाया था 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन। और ये जो कोलकाता अधिवेशन है कांग्रेस का कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का। ठीक, ये अधिवेशन कौन से नंबर का है? 27वें नंबर का। और ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना है, बिशन नारायण धर। ठीक, बिशन नारायण धर ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता। दोबारा से सुन लो रूप किशोर। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं जनगण मन के। इसको पहली बार कब गाया गया? तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में। कहां? कोलकाता। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन होता था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के बाद कंटिन्यू प्रत्येक वर्ष उसका क्या होता था? एक अधिवेशन होता था। तो कांग्रेस का ये अधिवेशन पूछेगा कौन से नंबर का अधिवेशन था? 27वें नंबर का था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर। तो जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं जो कांग्रेस के आपको याद करने होते हैं, और उनकी अध्यक्षता किसने की थी? ये। और उनका क्रम कौन सा था? ये। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन सा है? 1911 का 27वां अधिवेशन।
ठीक, फिर पूछेगा राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है? गायन अवधि कितनी है इसकी? 52 सेकंड। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लेता है कि इसकी संक्षिप्त गायन अवधि कितनी है? संक्षिप्त गायन अवधि कितनी है? 20 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा इसमें ये पूछेगा कि इसे अपनाया गया जाता है राष्ट्रीय गान को, तो 24 जनवरी 1950। संक्षिप्त गायन अवधि का मतलब होता है थोड़ा स्पीड में गाया जाता है और बीच का भाग छोड़ के गाया जाता है। ठीक, वैसे एक निश्चित अवधि होती है गाने की, जैसे आप इतना समय देना है, कम से कम कितना? 52 सेकंड। ठीक, तो ज्यादा समय लेने पे भी कई बार इसका विरोध होता है कि आपको इससे ज्यादा समय आप इसके गान में नहीं ले सकते। जैसे आप कई बार देखते हो नेता वगैरह, तो मीडिया वाले माइक लगाते हैं ना, उन्हें खुद नहीं पता होता है और राष्ट्रीय गान कौन सा है, बोले वंदे मातरम। ठीक, फिर पूछेगा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जैसे किसी से पूछा था, वो एक पुलिस वाले थे, बहुत पुरानी वीडियो आपने देखी, वायरल हो रही थी, और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? बोले ठंड थोड़ा ज्यादा पड़ने लगती है। देखा था इस तरह का, मोबाइल में इस तरह का नहीं, वो एक है। तो जो ओपन मीडिया वाले ना, जो स्वतंत्र रूप से यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए काम करते हैं, तो वो तो कहीं चले जाते हैं ना, दीपक के सामने आगे क्लास में भी आ जाते हैं, कई बार कोचिंग में भी। तो वो पूछेंगे दीपक से, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? बोले कर रहे हैं। पहले तो दीपक बताएंगे, फिर दीपक बताएंगे दहेज का आंकड़ा। बोले अगर कांस्टेबल बन गया तो क्रेटा, दरोगा बन गया तो फॉर्च्यूनर, लेखपाल बन गया तो प्लाटर ले लूंगा 2-3। क्यों? अगला है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। पूरा याद है किसी को? स्कूल कॉलेज में नहीं होता था वंदे मातरम। ठीक, ये जो वंदे मातरम है, इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। और इसी आनंद मठ उपन्यास का एक हिस्सा है क्या? हमारा राष्ट्रीय गीत। जैसे कोई कहानी वगैरह होती है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा हिंदी में, महाकाव्य वगैरह। तो महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में कई सारी कहानियां होती हैं एक महाकाव्य में। ठीक, फिर आपने पढ़ा होगा एकांकी। एकांकी कहानी, एक कहानी की बात होती है, और महाकाव्य में क्या होता है? बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो एकांकी जो होती है वो किसी महाकाव्य का एक हिस्सा हो सकती है। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, जो वंदे मातरम है, जो उपन्यास है आनंद मठ, इसी का क्या है? एक अंश है। ठीक, इसके लेखक कौन है उपन्यास के? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो या तो आपसे आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछ ले, या आपसे राष्ट्रीय गीत के लेखक पूछ ले। दोनों को कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है क्या? राष्ट्रीय गीत। दूसरा, इसके बारे में पूछिए, गायन अवधि कितनी है? 65 सेकंड। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो सबको पता होता है मोस्टली, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो ये ध्यान रखना, इसकी गायन अवधि कितनी है? 65 सेकंड है। अपनायक इसे पहली बार कब गाया गया? 1896 में। कांग्रेस का कहां का अधिवेशन है? ये भी कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। कौन से नंबर का है? 12वां। कौन सा अधिवेशन है? 12वां। और इस अधिवेशन की आपसे पूछेगा अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। अगर नोट्स में जो नहीं उसे ऐड करते रहना साथ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की क्या थी? अध्यक्षता की थी। तो ध्यान रखना है, कांग्रेस का यह भी महत्वपूर्ण है। 12वां अधिवेशन 1896 का हुआ था कोलकाता। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी क्या थी? अध्यक्षता की थी। ठीक, इसे नोट कर लोगे, कुछ छूटा हुआ इसमें से।
अब ये आपको जो बड़ी बड़ी चीजें याद रखनी है, उसके बाद जैसे मान लो पूछ लिया आपके राष्ट्रीय पंचांग। ठीक, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बहुत ज्यादा आपसे पूछता नहीं है, वैसे आपके नोट्स में है। ये पूछता है केवल जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा कैलेंडर है। तो जो हमारा कैलेंडर है कौन से संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। तो शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है वही भारत का क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक, राष्ट्रीय पंचांग है। या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेते इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र माह का। अब जब पहला चैत्र का है तो अंतिम कौन सा होगा? अंतिम कौन सा होगा? फाल्गुन। कल आपके टेस्ट में क्वेश्चन था कि महाशिवरात्रि है वो कौन से माह में मनाई जाती है? फाल्गुन माह में मनाई जाती है। लोगों ने कौन सा लगा दिया था? माह का महीना, बोले पवित्र माह है, हर हर महादेव। हाँ, कुछ बच्चों ने लगा दिया था। जैसे कल जहां घुमाना चाहते थे मैं बच्चा घूम गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे हमें लग रहा था कि यहाँ अटक जाएगा, बच्चा वहीं अटक गया क्योंकि पढ़ा नहीं था इतना। जैसे ओडीओपी में आगरा वाला क्वेश्चन दिया था, ज्यादातर बच्चों ने पेठा लगा के बैठ गए थे। ठीक, मतलब जिन्होंने ठीक से पढ़ के आए थे उन्होंने लगाया था। दूसरा, बांसुरी उत्पाद में ज्यादातर बच्चों ने मथुरा लगा दिया। बांसुरी में प्रतापगढ़, लेकिन बांसुरी में मथुरा देखा तो मथुरा लगा दिया। हाँ, क्या बरेली में होगा ऑप्शन? ऑप्शन का हमें ध्यान नहीं, लेकिन जो बच्चों ने गलतियां की थी वो बता रहे हैं। ठीक, तो अंतिम महीना इसका कौन सा होता है? फाल्गुन का। पहला महीना चैत्र का होता है। शक संवत पे आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक, कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है। 22 मार्च 1957 फिर भी नोट्स में दिया गया है। अगला आपका क्या है इसमें? राष्ट्रीय पशु। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है? जैसे क्रिकेट कमेंट्री आपने सुनी है, ये शॉट ऐसे बताते हैं कमेंटेटर, कुछ भी नहीं होता भले वो जाके रुक जाए, ये कड़क शॉट है, लेकिन फिर फील्डर के हाथों में। तो इसी तरह से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत का जो वर्तमान में राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। अब ये पूछेगा बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1973 में। और 1973 में कार्यक्रम शुरू हुआ था। कौन सा कार्यक्रम? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा टाइगर कार्यक्रम शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ, उसी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ को भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रीय पशु। अब जब भारत को राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया 1973 में, तो इससे पहले राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर। ये ध्यान रखना है, इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? शेर था, 1973 से पहले। फिर ज्यादा से ज्यादा और क्या पूछ सकता है? बोले और क्या ही कर सकते हो? जैसे एग्जामिनर को चैलेंज कर दो, बोले आप बताओ आप क्या कर सकते हो। एग्जामिनर तो एग्जामिनर पूछेगा बताइए बाघ की कितनी टांगे होती हैं, बच्चा कहेगा ऐसा क्यों पूछ रहा है? इसमें कुछ लॉजिक तो नहीं लगा रहा है। ठीक, तो बाघ इससे पहले शेर था। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा ज्यादा से ज्यादा आपसे, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। बस, अब कुछ नहीं पूछ सकता। ये थोड़ी पूछे कितनी आंखें होती हैं, ये तो पता ही हो ना दीपक, कितनी होती हैं? दो। देखो कितना जटिल क्वेश्चन बता दी लड़की। हाँ, ठीक। अगली देखो, अगला क्या है इसमें? राष्ट्रीय पक्षी। अच्छा, अशोक स्तंभ के बारे में एक चीज जो ध्यान नहीं रहा था, ये पूछेगा अशोक स्तंभ में कि कितने सिंह उसमें हैं? कितने सिंह हैं? 4। लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3। 2 नहीं 3 दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। उनमें से कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं, ध्यान रखना। ठीक, हाँ, एक तो पीछे है ना अपोजिट, तीनों एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, तीनों एक दूसरे को पीठ किए हुए हैं। तो पीठ किए हुए हैं पूंछ की तरफ। तो ऐसे जब मान लो खड़े होंगे तो आप सामने से देखेंगे तो अपोजिट साइड वाला हमेशा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 3 दिखाई देंगे। ठीक, तो दिखाई देंगे ये क्वेश्चन अलग होगा, है कितने ये क्वेश्चन अलग होगा। दिखाई कितने देंगे? 3, और है कितने? 4। अगला है आपका राष्ट्रीय पक्षी।
राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, मोर। कौवा मत बता देना कोई, ठीक। इसमें और क्या पूछेगा आपसे? वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो किस्टेटस। पावो किस्टेटस क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है, ठीक। अब जैसे मान लो, अब इससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। पहली बात तो इतना सरल क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा तो वैज्ञानिक नाम ही पूछेगा। पुलिस के एग्जाम में आजकल जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक हमने यूपीजी के लिए पढ़ रहे थे तो पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में मोर संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? बताओ। हाँ, वृंदावन। मथुरा तो नहीं कहेंगे आप, वृंदावन। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आप कौन सा बताएंगे? मथुरा ही बताएंगे। वृंदावन में है, वृंदावन कहां लगता है? मथुरा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ऑप्शन दे रहा है तो आपको मथुरा, और अगर एग्जिट लोकेशन दे रहा है तो आपको क्या बताना है? वृंदावन बनाता है। मोर संरक्षण केंद्र, ठीक। ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, ये आपने पढ़ तो पहले लिया है। कब अपनाया गया था? 1963 में। अगला है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी। अब ये एशियाई हाथी, हाथी में क्या अंतर है? जैसे आपने कभी कभी सुना होगा सफेद हाथी, ठीक। तो जो भारत में पाया जाने वाला हाथी है, ये अधिकांश कौन से? एशियाई हाथी है, ठीक। हमारे यहाँ बाकी तरह के हाथी नहीं पाए जाते, अधिकांश हाथी कैसे हैं? एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी को भारत का क्या घोषित किया गया है? विरासत पशु। अच्छा, विरासत का मतलब क्या होता है? जैसे एक शब्द दिया गया है विरासत। विरासत का मतलब समझते हो? रूप किशोर, सोनू नाम है तुम्हारा, समझते हो? विरासत, अमूर्त धरोहर, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो विरासत का मतलब होता है जो हमारा पैतृक रूप से हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारे बाबा जो छोड़ के गए हमारे लिए, हमारे पापा हमें छोड़ के गए हैं, हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के गए हैं। हमें जो संविधान मिला है वो किसमें मिला है? विरासत में मिला है, हमने थोड़ी बनाया है। तो वो सारी चीजें जो हमें पहले से मिली, हमारे जन्म के दौरान वो चीजें उपलब्ध थी, या हमने नहीं बनाई है, जो हमें बनी बनाई मिली हुई चीजें उन्हें कह देते हैं विरासत वाली। आप लोग सिर्फ हाथी के बारे में विरासत सब थोड़ा मैच नहीं कर पा रहा ना, ऐसा है दिमाग में। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो एशियाई हाथी है, एशियाई हाथी की जो उत्पत्ति है वो कहां से मानी जाती है? भारत से। अब भारत चूंकि कहां आता है? एशिया महाद्वीप में। तो हाथी की प्रजाति का नाम क्या है? एशियाई हाथी। और इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? भारत से, ठीक। भारत में संख्या भी ठीक ठाक है, तो इसलिए इसे घोषित किया गया विरासत पशु। बोले ये तो हमारी विरासत में, ये तो उत्पत्ति हमारे, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है उसे जीआई टैग दे देते हैं, बोले इसकी उत्पत्ति यही से है, मूल उत्पत्ति जहां से होती है उसे जीआई टैग दे दिया। तो ऐसी, जैसे आपने सुना होगा बंगाल टाइगर, सुना है ना? तो बंगाल टाइगर मतलब प्रॉपर एक एरिया है, वहां से वहीं मिलेगा, उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में मिलेगा। लेकिन उत्पत्ति कभी हुई थी या सबसे ज्यादा संख्या कहां है? तो बंगाल में बंगाल टाइगर। इसी आपने सुना होगा गुजराती शेर या गिरी के शेर, जो गिरी के जंगल में पाए जाते केवल, ठीक। तो वो कौन से शेर हो जाएंगे? इसी तरह आपने कच्छ के रंग में बहुत फेमस जानवर सुना होगा गधा। गधा संरक्षण केंद्र है, गधा वहां नेशनल पार्क भी है, ठीक। और जो नेशनल पार्क है कच्छ, उसी के अंदर गधा संरक्षण केंद्र है। और ये तो आपने पढ़ा होगा किसी नेशनल पार्क के अंदर कई सारे जानवरों का संरक्षण केंद्र हो सकता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी है। इसे कब घोषित किया गया? 2010। बस इतना ध्यान रख लेना, इसे 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, ठीक। अगला आता है राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जो पूछेगा, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह। अब आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप भाषा में कैसे बता सकते हो? क्या चिन्ह को आप भाषा में कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, ठीक। अब कोई भी चीज होती है, शेप जो होती है ना किसी की आकृति, जब यूनिक आकृति होती है तो फिर उसी के नाम से प्रचलन हो जाता है। जैसे अंडा कैसा है? अंडाकार है। अंडा कैसा है? अंडाकार। अब दूसरे नाम से आप रिलेट कर सकते हो अंडा कैसा है?
अंडे की अपने आप में कैसी यूनिक आकृति है, अंडे की आकृति से बाकी मैच करती हुई आकृतियों को कहा जाएगा कि ये आकृति अंडाकार है। लेकिन अगर आपसे अंडे के बारे में पूछ लें अंडा कैसा है तो अंडाकारी तो बताओगे, अब बताओ किससे मैच करके बताओगे उसे। इसी तरह आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड, और जियोइड आकृति का मतलब कि पृथ्वी की जो आकृति थी वो अन्य किसी की ऐसी आकृति नहीं है। जैसे बचपन में पढ़ा होगा पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन इतना समझदार हो गए यहां तक आते आते कि पता चला कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है, तो वो खुद भी अपनी आप में यूनिक। क्योंकि ये लड़का किसकी तरह, दीपक की तरह। अब पूछा था दीपक की तरह कोई दूसरा है नहीं, दीपक किसकी तरह है, तो दीपक की तरह है। सेम इसी में जब आपसे मुद्रा प्रतीक चिन्ह की बात करता है तो भारत का मुद्रा प्रतीक चिन्ह क्या है, ये। अब यही कहेंगे केवल ये। अब जैसे आप कहीं टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो तब आपसे बोला जाएगा कि कौन सा चिन्ह, रुपए वाला चिन्ह। अब इसका नाम क्या हो गया, रुपए वाला चिन्ह। जैसे डॉलर वाला चिन्ह, जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, डॉलर की वैल्यू ये है, रुपए की वैल्यू ये है, तो आप एन की वैल्यू बताओ, ऐसे पढ़ते हैं। तो कुछ करेंसियां ऐसी थी जिनकी अपना क्या था, सिंबल था, आदर्श था, मतलब एक अपना आइडियल तरह का अलग प्रकार का एक प्रतीक चिन्ह था। भारत के पास प्रतीक चिन्ह नहीं था। भारत का जो मुद्रा प्रतीक चिन्ह कब तैयार हुआ था, 2010। ये कब अपनाया गया है, 2010 में भारत की मुद्रा को प्रतीक चिन्ह मिला। पहले केवल रुपए लिखा रहता था, यूनिक कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। इसको डिजाइन करने वाले कौन थे, ये नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डी उदय कुमार। तो कोई चीज जब डिजाइन की जाती है, लोगो वगैरह तैयार किया जाता है सरकारी तरफ से, तो उसकी निविदा जारी की जाती है, मतलब उसका एक वो निकाला जाता है विज्ञप्ति, और उसमें मांगा जाता है कि आप अपना एक लोगो बना के भेजो। मतलब उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आप इस पते पे भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, ठीक। कॉपीराइट नहीं होना चाहिए कहीं किसी का, मतलब उस तरह का दुनिया में नहीं होना चाहिए, इस तरह का होता है। ये नहीं कि अब आप देखो रुपए का चिन्ह इस तरह का दुनिया में नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक चिन्ह है। डॉलर का चिन्ह, डॉलर का अपने आप में एक चिन्ह है, ठीक। तो जैसे लोगो वगैरह बनना होता है, सरकार को योजना कार्यान्वित करती है, या कोई जैसे मेट्रो का लोगो, इस तरह के क्वेश्चन आते थे, नई नई मेट्रो चली थी, तो इस मेट्रो का लोगो किसने तैयार किया था, इस तरह से। तो जब मांगे गए थे तो डी उदय कुमार, IITN है, डी उदय कुमार ने भारतीय रुपए का क्या किया है, लोगो तैयार किया है। ये प्रतीक चिन्ह है, इसे लोगो कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक। अगला आपका क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, ठीक। कब अपनाया गया था गंगा डॉल्फिन को, इसे भी 2010 में। और जो बिहार के तत्कालीन इस समय भी वर्तमान भी, उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा अनुरोध करने पे इसे क्या बनाया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। 2010 से पहले भारत का कोई भी राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था, ठीक। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। कब अपनाया गया इसे, 2010 में। गंगा डॉल्फिन जानते हो ना, डॉल्फिन क्या होती है, एक मछली, ठीक। गंगा डॉल्फिन है, ठीक। अब अगर उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ लिया जाए, मान लो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, अब बताओ उत्तर प्रदेश में, तो आपने सुना होगा बनारस में है। बनारस में 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसे क्या घोषित किया गया है, डॉल्फिन के लिए संरक्षण केंद्र, ठीक। पढ़ा होगा आपने, यूपीजी में बताया ये, ठीक। उत्तर प्रदेश में अगर बात करेगा तो। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। कमल के बारे में क्या पूछेगा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा, क्या है, न्यूलंबो न्यूरीफेरा, न्यूलंबो न्यूरीफेरा, ठीक। अगला राष्ट्रीय फल, और राष्ट्रीय फल क्या है, आम। आम का भी वैज्ञानिक अगर नाम पूछेगा तो मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है, राष्ट्रीय फल आम है। और अंतिम अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी है गंगा, ठीक। अगर राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष बताओ, बरगद।
अशोक मत बता देना, अशोक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, राष्ट्रीय पुष्प पूछ लेगा, बता ही दिया था राष्ट्रीय पुष्प तो सर, हाँ कमल, राष्ट्रीय पुष्प बता दिया, पीछे क्या है? कमल। तो ये क्या हो गए? भारत के प्रतीक चिन्ह। ये क्या है? भारत के प्रतीक चिन्ह है। ठीक, इसमें कुछ अगर ऐड करना हो तो कर लेना, मतलब जो भी बताया साथ में, बाकी तो लिखा हुआ है, 2-1 पॉइंट छूटा हुआ हो। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब वास्तविक रूप से संविधान की शुरुआत यहीं से हुई है। मतलब अब तक तो इसका विकास वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब आपको यहां से ज्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक, डायरेक्ट आपसे भाग पूछेगा, अनुसूची पूछेगा, अनुच्छेद पूछेगा। तो अगला क्या है? भारतीय संविधान के भाग। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। और वर्तमान में भी कितने? 22। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि संख्या के आधार पर वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25। अगर संख्या शब्द साथ में लगा दे तो आपको कितना बताना है आंसर? 25। संख्या के आधार पर वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25। वैसे अगर गणना के आधार पर इस तरह से पूछेगा तो अब भी कितने हैं? 22 ही है, क्योंकि लास्ट भाग कौन सा है? 22 ही है। उसमें ए बी सी इस तरह से जोड़े हुए हैं, संख्या बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन संख्या के आधार पर जब पूछा जाएगा तो आप कितने बताएंगे? 25। अब इसमें आपको क्या करना है? एक तो सारे भाग नहीं याद करने हैं, 22 भाग। ठीक, मुश्किल से 6-7 भाग हैं जिनके बारे में आपको याद करना है और जिनके अनुच्छेद आपको याद करने हैं। सारे अनुच्छेद तो आप याद ही नहीं करना है इनमें कि कौन सा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ऐसे नहीं याद करना है। ऐसे याद करोगे तो रटने में फंस जाओगे। बीच में से 1-2 हैं जिनके याद रखने हैं आपको। तो इसमें से 3 है, एक तो कि भाग कौन सा है, दूसरा उस भाग का विषय क्या है, मतलब उस भाग में क्या दिया गया है, और तीसरा इसमें क्या है? अनुच्छेद, कि अनुच्छेदों की संख्या कहां से कहां तक है। सोनू और रूप किशोर, जब भी आपसे ये पूछे कि संविधान के पहले भाग में क्या है, पहली अनुसूची में क्या है या पहले अनुच्छेद में क्या है, आपको सीधे बताना है संविधान के पहले भाग, पहले अनुच्छेद या पहले अनुसूची में। जब पूछेगा भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जाएगा भारत के जैसे भाग 1, सबसे पहले भाग 1, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो नए लोग हैं ना उनके लिए दिक्कत होगी, ये आगे चल के फिर एक बार पढ़ेंगे, आप अलग से जब पढ़ेंगे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये तो विषय हो गया। इस विषय के बारे में कितने अनुच्छेद हैं तो वो यह बताएगा। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक किसके बारे में बात की गई है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे आपसे पूछा जाए आपकी कॉपी में, जैसे आपकी किताब है, अब आपकी किताब में ये पूछ लिया जाए कि जो चैप्टर 1 है वो कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे, बचपन में कहते हैं ना पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 5 तक चैप्टर 1, इस तरह से लिखा नहीं होता शुरू में, तो वही एक प्रकार का ये डाटा शुरू में दिया होता है, इंडेक्स टाइप का। जैसे इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स ही एक प्रकार का। तो अभी जो हम पढ़ेंगे क्या है? इंडेक्स है संविधान का। क्या है ये? इंडेक्स। इसमें भाग है चैप्टर, भाग का मतलब क्या हुआ? चैप्टर। चैप्टर 1 के बारे का विषय क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कितने अनुच्छेद है? 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पहले 5 लिख ले रहे हैं, उसके बाद थोड़ा उसे रिलेट करके पढ़ोगे तो वो आसान हो जाएगा, वैसे तो रट नहीं पाओगे ना इसे। दूसरे में क्या है? नागरिकता। कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक किसकी बात कर रहा है? नागरिकता की। तीसरा कौन सा है? मौलिक अधिकार। 12 से लेकर 35 तक। चौथा कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक।
और 4 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद केवल एक इसमें 51 का। अब इधर ध्यान से सुनो, रजनेश, दीपक और ये जो नए नए बैठे हुए लोग हैं वो, सबसे पहले भाग एक में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। सर को ये बात आप 4 बार रिपीट कर चुके हो, ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर बता रहे हो, उसी को रिपीट करें। जैसे आप कहीं घर बनाना है आपको, ठीक, आपने प्लॉट खरीदा, तो क्या बगल लोकेशन जाने प्लॉट खरीद ले तो ऐसे पैसे दे दिया कि बोलोगे तुम्हारा उधर वाले रोड पे मिलेगा, डीएम रोड पे प्लॉट, आपने कहा कि लो भाई पैसे ले लो डीएम रोड पे? ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे, प्लॉट की लोकेशन देखेंगे। वो कहेगा भैया यहाँ कहां तक है, तो आप खड़े हो गए, वो कहेगा वहां तक है, आप कहोगे ऐसे नहीं, वहां जाके खड़े हो गए, ए भैया यहाँ तक। अब ऐसे थोड़ी हवा में उसने बता दिया यहाँ तक, तुम कुछ ज्यादा समझ रहे थे, या उसका कोना इधर को निकला हुआ था, तुमने कहा ये तो पूरा आकार सही है इसका। तो सबसे पहले आप चेक क्या करोगे, उसकी लोकेशन ना, उसका क्षेत्रफल। तो भाग 1 किसके बारे में बात कर रहा है, भारत के क्षेत्रफल के। संघ मतलब भारत क्या है, राज्यों का एक संघ की व्यवस्था है, उसका राज्य क्षेत्र मतलब कहां तक है। तो जो अधिकार क्षेत्र उसका बताया गया है भारत का, वो किसमें है, भाग 1 में। तो भाग 1 में ये बता दें कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो यहां से यहां तक है। पूर्वांचल में आप पूर्व में आप चले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में आप चले जाओ जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार, ये वाला पूरा एरिया जो लिखा हुआ है वो किसमें है, भाग 1 में। फिर इसी में जो 4 अनुच्छेद दिए हैं उसमें ये कि किस तरह से आप नए ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्या संशोधन कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डिटेल में आप पढ़ेंगे। फिर दूसरा आया कि जो हमने एक घर बना दिया, कि उस घर में ये भी तो पता होगा कि है किसका। ये थोड़ी कि पड़ोसी आके कोई भी उसमें रहने लगेगा, आपको कोई बात नहीं है, हेलो, ठीक। तो उसमें एक निश्चित वो माना जाएगा कि नागरिकता मतलब कौन कौन लोग उसमें रहेंगे। भारत में नागरिकता के अलावा जिस व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है, दूसरे व्यक्ति को रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर कहोगे आप ऐसा कैसे है, नौकरी करने वाले, तो उसका एक नियम और कानून होता है, पासपोर्ट और वीजा लगवा के जा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो भारत में दूसरे नंबर पर किसकी बात कर रहा है, नागरिकता की, कि जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो कौन होंगे। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आगे चल के इस तरह की दिक्कतें ना आए कि कोई भी मुंह उठा के भारत में चलाए रहने लगे। तो इसलिए संविधान सभा ने बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर प्रावधान किया है। वो किसका प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान कहां से कहां तक है, 5 से लेकर 11 तक। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति जैसे विदेश से भारत आना चाहे, जैसे सीमा हैदर, इसमें आप पढ़ेंगे कि सीमा हैदर को नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक। वो अब आगे पढ़ेंगे, अभी से बता दें तो क्या फायदा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक। सानिया मिर्जा, क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। प्रियंका चोपड़ा, ये सब किसमें पढ़ेंगे आप, 5 से लेकर 11 तक। तो इसमें ये नियम दिए गए हैं कि किस तरह से कोई विदेशी भारत में आके रह सकता है, हाँ, या कोई भारत से कोई व्यक्ति विदेश जा सकता है तो उसकी नागरिकता रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये हमने जो घर बनाया था उसमें रहने वाले लोग कौन होंगे, इसके बारे में प्रावधान कर दिया। फिर तीसरा आया, तीसरा किसके बारे में बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। अब जो व्यक्ति रहेंगे इस घर में जो हमने तैयार किया है, इसमें रहने वाले जो व्यक्ति होंगे उनके क्या होंगे, कुछ अधिकार होंगे। जब तक व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा तब तक समाज में उसकी कोई गरिमा नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। एक अधिकार होना चाहिए, आपका यहाँ बैठने का अधिकार है क्योंकि आपने पैसा जमा किया है, लेकिन अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसके खिलाफ आपकी क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो जो भी लोग, जो भी नागरिक हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो भी नागरिक होंगे, उन नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे देश में रहने के लिए, और ऐसे अधिकार जो मूल रूप से जरूरी होते जीवन जीने के लिए, उन्हें किसमें रखा गया है, मौलिक अधिकार। मतलब अगर ये वाले अधिकार व्यक्ति के पास नहीं है तो व्यक्ति जी तो सकता है एक बार के लिए, लेकिन जीने का एक ये भी देता है संविधान कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति को एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का क्या है, अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, वो कहां से कहां तक है, 12 से 35। घर बनाया, उसमें रहने वाले लोग कौन होंगे, उन लोगों के अधिकार क्या हो सकते हैं, इसके बारे में। 4 किसके बारे में बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जिस समय भारत आजाद हुआ था उसमें भारत की कंडीशन बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। आप देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना, मतलब बहुत सारे विदेशों से हम सहायता लेके भारत में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लेकर आ रहे हैं, ठीक। तो
तो उस समय हमने दूसरे देशों से क्या ली थी, सहायता ली थी। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। ठीक, तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो जो मौलिक अधिकार थे उनमें से ही कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में रखते हैं। मतलब ये जरूरी तो है, लेकिन इतने जरूरी नहीं है जितने मौलिक अधिकार है। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, अधिकार ही है। लेकिन ये जो अधिकार हैं ये किस पर निर्भर हैं? राज्य पर, ये सरकार पर है। सरकार के पास अगर पर्याप्त बजट होगा, पैसा होगा, तो आपको ये दिए जाएंगे, वरना सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार इसके लिए बाधित है किसको, आर्थिक रूप से। लेकिन इसमें आर्थिक वाली कोई बात नहीं है मौलिक अधिकारों में। ठीक, तो इस तरह के मौलिक अधिकार जो बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर प्रदान कर दिए जाए तो जीवन और अच्छा हो सकता है, उनके लिए किसमें रखा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोनों क्या है? अधिकारी एक प्रकार के, बस इतना याद रख लेना। मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए न्यायालय जा सकते हो, लागू करा सकते हो जबरदस्ती, लेकिन इसके लिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक। तो ये दोनों क्या हो गए? उन रहने वाले लोगों के अधिकार हो गए। ठीक, फिर अगले में आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब जहां भी का, खा इस तरह से लिखा हो, ए बी सी इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब है ये वाला जो भाग है या ये वाला जो अनुच्छेद है वो मूल संविधान में नहीं था, इन्हें हमने बाद में जोड़ा है। तो बाद में जो भी जोड़े जाएंगे तो संख्या 395 से 396 नहीं कर सकते। संविधान में कितने अनुच्छेद? मूल संविधान में 395। तो आप अगला अनुच्छेद 396 नहीं जोड़ सकते हो। आपको जो भी संशोधन करना है 395 का, 395 का, 395 इस तरह से जोड़ो। नहीं, जैसे आपको अनुच्छेद बढ़ाना है 395 से आगे बढ़ाना है, जैसे 396 करना है, आप 396 नहीं कर सकते, 395 में 395 ए कर सकते हो, ये कहने का मतलब। ठीक, तो 4 का में हम अगला नहीं जोड़ सकते थे। 12 कितने भाग है? 22, तो हम 23 नंबर का भाग नहीं जोड़ सकते। तो हमने 4 में क्या जोड़ दिया? 4 का। 4 का में क्या रखा? मौलिक कर्तव्य। क्यों रखा? उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ियां इतनी उत्पात मचाने वाली हैं, क्या कि जब भी कॉलेज से बाहर जाओ कॉलेज के पंखे ऐसे करके मोड़ दो तीनों। ऐसा किया होगा लड़कों ने? किया है? लड़कियों ने भी किया है? अच्छा, लड़कियां नहीं करती, रोते लड़के नहीं रोते? नहीं, लड़के नहीं रोते, लड़के घर में नहीं। अच्छा ठीक, तो ये जो तुम उत्पात कर रहे हो, जैसे मान लो तुमने जाते समय सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया क्लास का, 2-3 कुर्सियां तोड़ दी, हर बच्चा सोचता है कि मैं 2 तो तोड़ के ही आऊं, इस तरह का। ऐसे जब काम होने लगे तो क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। ये रास्ते चल रहे हो, कहीं सड़क पे थूक दिया, कहीं कचरा फेंक दिया, ये व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपनी देश की क्या रखे? साफ सफाई रखे, अपनी क्लास की साफ सफाई रखे, सामाजिक व्यवस्था बना के रखे, किसी को गाली गलौज ना करे। तो सरकार ने क्या जोड़ दिया? उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कि हर व्यक्ति जो इस घर में रह रहा है उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे इस घर के प्रति, मतलब ये देश के प्रति। और वो कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? 51 का में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल रूप से कितने जोड़े गए थे? 10। ठीक, मूल संविधान में कितने थे? कोई भी नहीं था। पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कोई मौलिक कर्तव्य नहीं। मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। अब ये जो नए बच्चे, इनका दिमाग थोड़ा सा कह रहा होगा, सर इतना आंकड़ा कैसे याद कर सकते हैं? ये तभी याद होगा जब पूरा संविधान, एक दिन जब जिस दिन लास्ट होगा ना, और जब साथ साथ में आप टेस्ट लगा रहे होगे संविधान के, तब तुम्हें पता चलेगा हमने क्या पढ़ा है। अभी तो बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, हो सकता है शुरुआत में कठिन लगे, क्योंकि अभी जो आप इंडेक्स पढ़ रहे हो, इंडेक्स के बारे में आप बताया जा रहा है कि इसमें ये आएगा, तो आप सोच रहे हो पता नहीं क्या क्या आएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे याद कर लेंगे? इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ऐसे आगे आगे बोलोगे थोड़े दिन के बाद, ठीक, फिर आप बता दोगे सर ये ऐसा नहीं ऐसा है, इस बाई चांस मिस्टेक हो जाती ना कई बार, तो बता दोगे फिर अपने आप। तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है कि ये याद कैसे होगा, ये याद करना ही नहीं, आप सीधे से केवल रिवाइज करते रहोगे ना, डेली पढ़ते रहोगे इसे, तब भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, अब ये बताओ जो भाग 1 से लेकर 4 का तक हम पढ़ रहे हैं पूरे, ठीक, इसमें सोच के बताओ कि जो हमने घर बनाया, घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, क्या कहीं भी भाग 1 से लेकर भाग 4 का तक कहीं भी आपको यह बताया कि ये जो घर है इसका शासक कौन होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि घर में 4 लोग हैं और चारों लोग अपनी मर्जी से काम करें, उस घर का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो ये यहां तक जो हम बात कर रहे हैं भाग 1 से लेकर 4 का तक, इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि भारत का शासक कौन होगा, भारत की शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी, या इसमें प्रमुख कौन होगा, या ये सब लोग हैं किसके अधीन काम करेंगे। ये कहां से प्रारंभ होगा? भाग 5 से, और भाग 5 से लेके भाग 12 तक
आप क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था, कि भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। अब इस तरह से अगर पार्ट में याद रखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछे राष्ट्रपति, भाई यहाँ तो राष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री है ना, मुख्यमंत्री है ना, राज्यपाल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो हम लोगों के बारे में बात हो रही है। एक ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों के अधिकार क्या है। आपको अधिकार कोई देगा ना, तभी तो अधिकार मिलेंगे। घर में आपके अधिकार माँ बाप के द्वारा दिए जाते हैं ना, तभी तो है, वरना कोई अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। आपको घर में रहने का अधिकार है, पापा थप्पड़ मार के निकाल देंगे, कौन सा अधिकार है? खत्म अधिकार, खत्म हो गए ना। तो इसमें कहीं भी ये नहीं बताएगा ना ये अधिकार प्रदान कौन करेगा। ये कब से प्रारंभ होगा? ये भाग 5 से। भाग 5 से किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गए? 1 से लेकर 4 तक के हो गए। आगे की हम इसमें कल डिस्कस करेंगे। ठीक, दूसरा ये